So start with home assignment 3 first, and I'm solving question number 4 for you. In question number 4 देखो तीन आइसोटोप दे रखे हैं X20, X21 and X22. मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला सिखाया था, A into M1 plus B into M2 plus C into M3 अपॉन A plus B plus C. यहाँ पे तीन आइसोटोप्स हैं हमारे पास. So 20, 21 and 22. अब देखो उसमें क्या हो रहा है कि एक आइसोटोप X20 है, एक X21 है और एक X22 है. X20 की नेचुरल अबंडेंस 90% दे रखी है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया X21 की अबंडेंस क्या होगी, तो उसको X% मान लो, तो ऑटोमेटिकली X22 10 - X हो गया. नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज पता चल गया इनके. उसके बाद सिंपली जो एटॉमिक मासेस है उनसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो इफ यू सिंपलीफाई हियर ओवर, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है. So this is 20.18. This is equal to 90 into 20 plus x into 21 plus 10 minus x into 22 divided by 100, which is 90 plus x plus 10 minus x, which is same as 100. यहाँ से simplify करके x निकालना है. This is question number 4. After fourth question, you ask question number 5. Question number 5 में लिखा हुआ है sample of hydrogen gas is collected and it is observed that it contains only hydrogen and deuterium atoms in the atomic ratio of 6000:1. तो देखो हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है. सो अगर हमें एक टेंटेटिव एटॉमिक मास मानना है तो हाइड्रोजन का 1 ही मान लो, बिकॉज मेजर कंटेंट हाइड्रोजन का ही. तो उसने पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3 grams ऑफ द सैंपल इज नियर बाय. यहाँ देखो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करते हैं. पहले हमें 3 ग्राम जो सैंपल दे रखा है, तो उसका अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इसमें, so this comes out to be 3/1, इतने मोल्स. और इसमें अवोगाड्रोस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे नंबर ऑफ एटम्स आ गए आपके पास. अब ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर इन अ रेशियो ऑफ 6000:1, तो इससे आप नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम निकाल लोगे. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है, आप जानते हो हाइड्रोजन इज 1h1 एंड ड्यूटेरियम इज 1h2. तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है. इसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का नंबर केवल ड्यूटेरियम से आएगा. तो आपको नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम काउंट करना है. ठीक है. तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 3 Na, उसको 1:6000 में प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना. तो दिस इज सिंपली 3 Na into 1 divided by 6000 plus 1. बट आप जानते हो 6000 plus 1 करने या 6000 से डिवाइड करने में सेम ही रिजल्ट आएगा. So divided by 6000 you will get the answer. After fifth समझ गया please pardon fifth question. हाँ, सॉल्यूशन तो आपके पास है, तो आप वहीं से डायरेक्टली नोट कर लीजिए. समझ गया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना. आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, तो हमने उसके मोल्स निकाले. पहले मोल्स में अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा, एटम्स आए. अब हमने चेक करा कि हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है. और ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है. तो हमें न्यूट्रॉन का नंबर पूछा है, तो हमें ड्यूटेरियम का नंबर निकालना पड़ेगा. और हर ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, तो हमने उससे काउंट कर रखा है. इज दैट क्लियर? सर 6000 plus 1 क्यों किया? बेटा परसेंटेज किसी भी चीज का प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं. इफ सपोज 2 पार्टनर्स आर देयर, उनके पास 2:3 में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बताओ. अगर ए और बी 2 पर्सन है, उनका रेशियो 2:3 है, तो ए के पास कितने पैसे होंगे? तो 2/3 नहीं करते ना, 2/5 करते हैं. ओ यस, वैसे ही है. although that one number is too small, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट सॉल्व करते टाइम लिखना तो सही पड़ेगा. इफ इट इज एंड स्कूल एग्जाम और सब्जेक्टिव पेपर, तब आपको 6000 plus 1 ही लिखना पड़ेगा. although आप 6000 से भी सॉल्व करते हो तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ दैट नंबर इज टू स्मॉल. तो कैलकुलेशन में रिजल्ट में डिफरेंस. So you said that अगर हम 1 प्लस करें या 1 हम ना प्लस करें तो भी आंसर सेम आएगा. सर क्यों? हाँ, बस तो कोइंसिडेंस है वो. तो डिवाइड बाय 6001 करो, डिवाइड बाय 6000 करो, दैट नंबर इज टू लार्ज, तो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. किसी नंबर में आप 6000 से डिवाइड करो, 6001 से डिवाइड करो, तो जो नंबर है उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बिकॉज़ नंबर इज वेरी लार्ज. पहले ही बताया ना आपको. तो उसमें 2 4 5 10 यूनिट का फर्क ही नहीं पड़ेगा. आप डिवाइड करके देखना ना, आपको पता चलेगा.
अप्रोक्सीमेटली आप वही आंसर लिखोगे जो दोनों में केस में। क्वेश्चन 5 आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। 5 यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्या प्रॉब्लम बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सैंपल है जिसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दो सब्सटेंस है जिनका एटम का रेशियो है 6000:1, मतलब जो सैंपल है उसमें 6000 एटम अगर हाइड्रोजन का है तो एक एटम ड्यूटेरियम का है, इसी रेशियो में सारे एटम्स अवेलेबल हैं। तो वो पूछ रहा है कि आपको इसमें से, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कितने ड्यूटेरियम, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, तो आपको एक्चुअली में ड्यूटेरियम का एटम निकालना है, जितने ड्यूटेरियम हो उतने न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अभी समझ आया? ठीक है, इसी सैंपल में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का रेशियो दे रखा है। हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो इनडायरेक्टली आपको नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम निकालना है। ठीक है, then comes question number 6. 6 questions given an element is found in a two isotopic forms where mass numbers are a-1 and a+3. Average atomic mass of the element is a, then the relative abundance of the heavier isotope. ये भी सेम लॉजिक से सॉल्व करना है। आपके पास एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर a-1 है, दूसरे का a+3। मुझे लगता है आपने सॉल्यूशंस नहीं देखे ध्यान से, मैंने प्रॉपर्ली इसीलिए सॉल्व करके दिया था आपको, सो दैट यू कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम। फिर भी चलो नहीं क्लिक करा तो भी देखो, दो आइसोटोप है हमारे पास a-1 और a-3। अगर मैं अज्यूम कर दूं, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हैवियर आइसोटोप का नेचुरल अबंडेंस मानना है, तो हम अज्यूम कर लें कि अगर ये x% है तो ये ऑटोमेटिकली 100 - x% हो जाएगा। अब अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो इट विल बी a-1 into 100 - x प्लस a+3 into x डिवाइडेड बाय 100, ये एवरेज एटॉमिक मास आ गया। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो a के इक्वल है, तो इसको इक्वल टू a करके यहाँ से x निकालेंगे। ठीक है, सिंपलीफाई कर लेना, बाकी सॉल्यूशन में प्रॉपर प्रोसेस लिखा हुआ है, सॉल्विंग देख लीजिए। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 यू आस्क क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो सर, उसमें 21 मोल परसेंट क्या है? हाँ तो इट सेम ना, मोल परसेंट या नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज सेम। आपको मैंने इसकी सॉल्विंग नहीं सिखाई थी, जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a into m1, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसका मोल है और ये मोलर मास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास हो गया, और नीचे टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, तो टोटल मास में टोटल मोल से डिवाइड करके तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो। हम लोग टोटल मास में टोटल एवरेज मास, टोटल मास में टोटल मोल्स डिवाइड करके तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। तो इट इज नेचुरल अबंडेंस और मोल परसेंटेज इट इज सेम। हेलो, हाँ बोलते जाओ। सर ये लास्ट वाली लाइन उसकी बता दीजिए। इसकी हाँ ये वाली, मास एवरेज a-1 into 100 - आप x। फॉर्मूला नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो, फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? द फॉर्मूला इज दिस, एवरी टाइम एक फॉर्मूला लगा रहा है जो पिछली 2 क्लास से सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो तो कैसे काम बनेगा बताओ? a into m1 plus b into m2 plus c into m3 upon a plus b plus c करना है, तो ये नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज है और ये उसका एटॉमिक मास है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया, ये इसका परसेंटेज है, ये इसका एटॉमिक मास है, इसको मल्टीप्लाई किया और बाद में उसका एटॉमिक मास इक्वल कर दिया। So by the time you will not learn the formula, you will always be in trouble. वो कौन बताएगा आपको हर बार? क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के थोड़ी ना आएगा। Always it is natural abundance percentage और मोल परसेंटेज into atomic mass plus mole into atomic mass plus mole into atomic mass, ऐसे सब सम करते जाना है, अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल सम करके टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, वही तो कर रहे हैं बार बार। ठीक है, सेम थिंग अपने क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर आप देख रहे हो तो सॉल्यूशन तो मैं यही सब बातें तो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 नोटिस करोगे तो उसमें भी देखो मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप है हमारे पास, फिर से एक है मैग्नीशियम 24, एक है मैग्नीशियम 25 और एक है मैग्नीशियम 26, 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, उसने बोला है मैग्नीशियम कंपोज्ड ऑफ 79% ऑफ दिस, तो इसका 79% है। इसका परसेंटेज आपसे पूछा, इसका निकाला, जिसका परसेंटेज नहीं 26 का पूछा गया, तो इसको x मान लो, तो ये ऑटोमेटिकली 21 - x हो गया, सबके परसेंटेज पता चल गए। अब एवरेज एटॉमिक मास का फिर से फॉर्मूला लगा दो, सो इट इज 79 into 24 plus 21 - x into 25
सेम काम बार बार कर रहे हैं, प्लस x इंटू 26/100, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 24.31, सॉल्व करके x निकाल लीजिए। बिल्कुल आइडेंटिकल काम क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। 10 भी शायद दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए ना, 9 में भी सेम काम करना है। 9 में यही चीज इरिडियम कर दिया है, मैग्नीशियम भी दे। For question number 9, instead of magnesium we have iridium। तो इरिडियम के उसने बोला हुआ है एक आइसोटोप दे रखा है जिसकी अबंडेंस दे रखी है और दूसरे आइसोटोप का मास पूछ लिया है। तो आपकी बात इरिडियम का एक एटॉमिक मास 118.2 दे रखा है, दूसरे को x मान लो, इसका परसेंटेज दे रखा है 95.72, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस 95.72, दोनों के परसेंटेज पता चल गए। और आपका जो एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है वो दे रखा है 114.9041, so this is equal to 114.82 into 95.72 plus 100 minus 95.71 into x by 100। यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकाल। Then comes question number 10। 10th क्वेश्चन में फिर से देखो तीन आइसोटोप दे रखे हैं A1, A2 और A3। इनके एटॉमिक मासेस 1, 2, 3 दे रखा है आपको। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है A1, A2 and A3 and the population of A2 is 3 times of population of A3। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन x मान लें तो ये ऑटोमेटिकली 3x हो गया, तो इसकी पॉपुलेशन 100 माइनस 4x होगी। ठीक है, बस फिर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा दो। सो m एवरेज इज नाउ 1 into 100 minus 4x plus 3x into 2 plus x into 3 divided by 100। ये वैल्यू अपने को 1.25 दे रखी है, सिंप्लीफाई करके आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सॉल्यूशन से वेरीफाई कर लीजिए। सो 3 is clear। चलो नाउ होम असाइनमेंट 4 में आपने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ है। 8 से पहले कोई दिखाना। साइन होम असाइनमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। 4 में 3 10th का भी वन बाय वन चलते हैं लोग। सबसे पहले होम असाइनमेंट 4 में क्वेश्चन नंबर 3 जानना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में सॉल्व किया था। अगर इक्वल मास ऑफ O2 एंड O3 दे रखा है तो उसमें पूछा है किसका किसका नंबर सेम होगा। आपको याद है मैंने 1 ग्राम O 1 ग्राम O2 वाला एक सवाल सॉल्व कराया था फर्स्ट क्लास में। 1 ग्राम O 1 ग्राम O2 1 ग्राम O3 में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कराए थे। तो वैसे ही अगर मैं मान लो x ग्राम ऑफ, वही चीज आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ आप वो नहीं फॉलो कर रहे हो, अभी भी 9th क्लास फॉलो कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम में हो आप। हमारे पास दोनों का अमाउंट सेम है, अगर आप वही टेक्निक लगाते रहोगे तो भी प्रॉब्लम बननी ही रहनी है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये चीज सिखाई थी कि लाइक इट इज चैप्टर इज सेम एज ऑफ क्लास 9 बट डिफिकल्टी लेवल इज मल्टीपल टाइम्स हायर। तो इसलिए आपको तरीके वही फॉलो करने जो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप वो टेक्निक नहीं सीखोगे तो आप हर क्वेश्चन में परेशान हो। उसने बोला है इक्वल मास ऑफ O2 एंड O3 लेना है, तो आपके पास दोनों का x ग्राम आ गया। फिर मैंने क्या तरीका सिखाया था, पहले मोल निकालते हैं। सो इट इज x/32, इट इज x/48। फिर क्या बोला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। सो इट इज x/32 into Na, इट इज x/48 into Na। तो देखो इसका मतलब इसका आंसर बी नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट आ रहे हैं। फिर मैंने बोला था इसमें एटम्स निकालते हैं। तो O2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है और O3 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है। सो x/32 into Na into 2 और यहाँ x/48 into Na into 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा x into Na/16। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x into Na/16। तो नंबर ऑफ एटम सेम हो गए देखो। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ एटम सेम हो गए तो आप ऑक्सीजन एटम पहचानते हो, इट इज 8O16। तो ऑक्सीजन एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो भी 8 होते हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम हो जाएगा और मोल्स और मॉलिक्यूल अलग अलग आ रहे हैं। अब आप ध्यान से चेक कर लो पूरी चीज।
सबसे पहले हमने x ग्राम O2 लिया, x ग्राम O3 लिया। क्वेश्चन में लिखा है इक्वल मास लेना है। सो इफ इक्वल मास इज देयर दैट मींस x ग्राम मान लिया, दोनों के मोल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स निकाले, एटम्स निकाले, और हर एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम। ठीक है, इसके बाद आपने अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है होम असाइनमेंट 4 में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 से पहले तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बताया? सर हाँ बेटा। सर जैसे ऑक्सीजन में तो 2 एटम्स हैं, ओके, तो फिर 16 प्रोटॉन्स नहीं हो सकते? अब बट आप ऑक्सीजन के टोटल एटम भी तो देखो कितने हैं, मास भी तो सेम है। ऑक्सीजन के एक एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं और एक एटम में 16 प्रोटॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 16 प्रोटॉन है ना, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो अलग अलग है, सेम मॉलिक्यूल थोड़ी ना है। O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग हैं, O3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी पुरानी ट्रिक लगाओगे आप गलत कर दोगे सवाल। 9th क्लास में सवाल इसलिए दिया जाता है कि आप सही कर पाओ, 11th क्लास में सवाल इसलिए दिया जाता है कि तुम सही ना कर पाओ। सो इट इज चैलेंजिंग प्रोसेस नाउ, सो यू हैव टू अप्लाई अ प्रोसीजर। प्रोसीजर इज मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, एटम बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कुछ भी पूछे थे। स्टेप बाय स्टेप चलिए। मोल सबसे बड़ा नंबर है जहां से स्टार्ट करना है, मोल से आप मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स निकालो, एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी पूछा जाएगा वो निकालेंगे। सो फॉलो अ प्रोसीजर। शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो डिफिकल्टी होगी। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप एक दो स्टेप स्किप कर सकते हो, बट दो स्टेप स्किपिंग केवल तभी अलाउड है जब आप पूरी तरीके से सवाल समझना सीख जाओ। ठीक है, ओके सर। सो ओके सर। मतलब ट्राई, क्योंकि आपने जो बोला वो बात सही है। एक ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, एक ओजोन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, बट नंबर भी तो नहीं सेम है ना। समझ आया? यस सर। इट इज लाइक कि जैसे मान लो एक टीम है जिसमें 4 मेंबर है, एक टीम है जिसमें 6 मेंबर है। जो 4 मेंबर वाली टीम है उसमें सबके पास 3-3 पेन है, और जो 6 मेंबर वाली टीम है उसमें सबके पास 2-2 पेन है। तो 6 into 2 भी 12 आ रहा है और 4 into 3 भी 12 आ रहा है, इसलिए सेम आ रहा है। वही समझे? यस सर, समझ आप गया। बोल रहे हो कि नहीं सर उसमें हर मेंबर के पास 3 पेन है और इसमें हर मेंबर के पास 2 पेन है, तो वो थोड़ी कंपेयर करना है। आपसे पूछा टोटल पेन कितने हैं, तो देयर आर 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप में 4 मेंबर है, एक ग्रुप में 6 मेंबर है। जिस टीम में 4 मेंबर है उनमें सबके पास 3-3 पेन है, और जिस ग्रुप में 6 मेंबर है उनमें सबके पास 2-2 पेन है। तो नंबर इज डिफरेंट, पेन भी डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है, और मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा था। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, हर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, बट जब उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट आया। ठीक है, ओके सर। ओके। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 7। इन 7th क्वेश्चन, 7 से पहले तो किसी को कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देखो बेटा, फिर वही सेम प्रोसीजर है। अगर आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो पहले क्या करोगे, 16/16 ये इसका मोल हुआ इनटू Na, ये नंबर ऑफ मोल एटम्स होगा। ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो एटॉमिक मास यूज करेंगे। सो पहले हमारे पास 16 ग्राम O लिखा हुआ है, इसका मतलब मोल्स हुए 16/16 which is 1, और नंबर ऑफ एटम्स हुए Na, क्योंकि एक मोल में Na नंबर ऑफ एटम। हाँ बेटा। सर जब कुछ मेंशन नहीं होता जैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो एटम्स लेंगे कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स, बिकॉज़ एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता ना नेचर में। हाँ, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल। सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो जहां एटम लिखना होगा वो लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और नोटेशन सिखाया था, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये कंफ्यूजन ना है, इसलिए स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोग बोल की जगह ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम आयन लिखते हैं, सो दैट दिस कंफ्यूजन विल नॉट Yes. अराइज कि एटम लेना है कि मॉलिक्यूल लेना है। बट अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो मॉलिक्यूल लेना होता है। ओके जैसे सर। बी पार्ट में ऑक्सीजन गैस लिखा है तो यू विल कंसीडर O2, सी पार्ट में ऑक्सीजन O2. एटम लिखा है तो एटम O। ठीक है, ओके सर। परफेक्ट। अब जैसे कार्बन है उसका एटम ही एग्जिस्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन लिख लो। हाँ सर। It then comes to question number 6. 6, you know.
सर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो N4 N2 सर ऐसे भी एग्जिस्ट करती है सर। नाइट्रोजन गैस N2 ही होता है बेटा, N2O अलग होता है, वो तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O थोड़ी ना होता है। नाइट्रोजन इज N2 गैस, ठीक है। Then you ask question number 6. आपकी बात खत्म हो जाए तो तुरंत अपना माइक ऑफ करना है, क्रिएट डिस्टरबेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखा हुआ है which of the following has the least mass। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब CO2 के मॉलिक्यूल्स का मोल लेना है। तो अगर हम इसके मोल्स लिखेंगे सबसे पहले तो इट बिकम्स 2 बाय नॉट 2 बाय सिंपली 2 मोल्स। और फिर अगर हमें इसका मास लिखना है तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था मोल से मास निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 में निकालोगे तो 44 आ जाएगा। तो यहां से अगर मास निकालेंगे तो इट इज 2 into 44 which is 88 grams। बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो बी पार्ट में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं 1.2044 into 10^24। इसमें एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। So this is also coming out to be 2। करा किसी ने सॉल्व? इन क्वेश्चन 6 पार्ट ए वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपने 2 मोल्स। बेटा अब यही चीज तो है, अब लास्ट लेक्चर ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ देखो क्या लिखा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब होता है मोल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल नहीं होता है, यही तो पिछली क्लास में सिखाया था मैंने। ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयन मतलब मोल्स ऑफ आयंस। मॉलिक्यूल अलग होता है और ग्राम मॉलिक्यूल अलग टर्म होता है। सो ग्राम मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो ये 2 मोल्स के अप्रोक्सीमेटली आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड मेरी समझ से 60 आएगा, तो ये 120 ग्राम बन जाना चाहिए। ऐसे ही 3 मोल्स ऑफ यूरिया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल के मल्टीप्लाई करेगा और लास्ट वाला ऑप्शन 80 ग्राम दिए हुए। कर लो क्या आगे सॉल्व करो फर्दर। जिसने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा उनको समझ आ गया कि आगे फर्दर सॉल्व करो, अदरवाइज सॉल्यूशन देख के रेफर कर लीजिएगा। लॉजिक समझ गए ना? ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स, 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 grams, so 2 moles is 88 grams। उसके मोल्स आ गए, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यूरिया के लिए 3 मोल्स लिखा ही हुआ है, NH2CO NH2 इज यूरिया। इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तो डायरेक्टली मास दिया हुआ है, तो इसमें से लीस्ट काउंट कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है आंसर लास्ट ही आ रहा होगा 80 ग्राम्स, ठीक है। आफ्टर 6 इट इज 8th पार्ट। 8th में पूछा नंबर ऑफ एटम्स। फिर से देखो वही सेम काम, नंबर ऑफ एटम जब भी पूछेंगे पहला काम मोल, मोल से एटम। तो पहले केस में देखो 52 ग्राम 52 मोल ऑर्गन दे रखा है, तो ये 52 Na हो गया सीधे सीधे। नेक्स्ट केस में 50 U ऑफ हीलियम दे रखा है, 50 U ऑफ हीलियम मतलब हाँ सर 8th वाले के फर्स्ट पार्ट में आंसर कुछ और दिया था आपने आंसर शीट में, आई गेस। क्या था मुझे ऐसे याद नहीं, क्या दिया था आंसर बताओ नहीं। सर मुझे याद नहीं, बट मैंने सॉल्व किया था तो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा था, बट मेरा 52 Na ही आ रहा था। सर आपने दिया था 3.131 into our 25 atoms of RD। तो मल्टीप्लाई करके देखो ना उससे, अगर 6.023 into 10.23 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं मैच कर रहा। हेलो सर। हाँ बेटा। नहीं सर, सर आपने वो -25 वहां लिख दिया था। अच्छा वो फॉल्ट, वैसा फॉल्ट है क्या? हाँ तो वो करेक्ट कर देंगे, उसमें कोई इशू, दैट कैन बी पॉसिबल। मतलब अभी आप सही कर लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका। इट इज 52 Na, सो इट इज 52 into 6.02 into 10.23। ये सॉल्व करना है। सो 52 into 6.02 मल्टीप्लाई कर दो, सो 3.13 into 10.25 आ जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। if something was wrong तो उसे करेक्ट कर देना, बिकॉज़ आंसर्स बुकिश होते हैं, वो कई बार गलत भी होता है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपना आंसर सही कर लीजिए, इट इज 3.13 into 10.25। हाँ, यू मे लीव इट टू 52 Na, नो प्रॉब्लम। अब वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में, कभी-कभी ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, कभी-कभी इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है तो आपको वैल्यू ही पुट करनी होती है,
यू कैन लीव डेफिनेटली एट 52 एन। आप इस सवाल को इसी आंसर पे छोड़ सकते हैं, दिस इज कंप्लीट आंसर, इसके आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इफ इट इज, मैंने बोला ना बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, इट्स नॉट नीड नॉट टू वरी, इफ यू राइट 52 एन इट इज परफेक्ट आंसर, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सी पार्ट में देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है, तो पहले इसके मोल्स निकालना। 52 ग्राम ऑफ हीलियम है तो इट इज 52/4 करेंगे, ये मोल्स आ गए, बाद में इसमें एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई सेम 13 एंड इन पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। हां सेकंड पार्ट भी कर दो ना, ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, ये थर्ड पार्ट किया, अभी सेकंड में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, 52 यू ऑफ हीलियम लिखा है। तो मैंने बताया था हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 यूनिट अगर लिखेंगे तो ये एक एटम का मास होता है, और 4 ग्राम लिखेंगे तो 1 मोल का मास होता है। तो 52 यूनिट मतलब 13 एटम्स। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 52/4 विच इज 13। मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर हम हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूनिट लिखेंगे तो इट इज मास ऑफ 1 एटम, और अगर 52 ग्राम लिखा होगा तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। बस यही डिफरेंस है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और मास ऑफ 1 एटम, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर नाउ? चलो 8th के बाद यू आस्क क्वेश्चन नंबर 10 राइट, 9 हो गया ना? तो चेक नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10 it's given determine the mass of 3 gram atom of nitrogen। तो अगर हमने 3 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, इट इज 3 मोल्स ऑफ N। एटम में लिखना पड़ेगा N2, अब N2 नहीं लिख सकते आप, नाउ इट इज 3 मोल्स ऑफ N। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको 14 ग्राम पता है, सो 3 into 14 मींस 42 ग्राम आंसर हो जाएगा। समझ आया? सिमिलरली बी पार्ट अगर चेक करोगे तो उसमें पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ना कि O। केयरफुली चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है 32.2 ग्राम, पहले हम इसके मोल्स निकालेंगे। So this 32.2 divided by molecular mass निकाला किसी ने इसका, Na2SO4 dot 10s2 of molecular mass 322 322 सेम आ रहा है, ओके। सो 322 से डिवाइड करेंगे, ये 0.1 मोल आ गया। फिर हम इसमें सब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 0.1 Na। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सो 0.1 Na इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताओ कितने इसमें 14 5 अरे 14 है ना? अरे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4 Na आ गया। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या जब आपने O एटम निकाल लिया तो अब अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो एक O2 बनाने के लिए 2 एटम कंज्यूम होंगे, तो इट इज 1.4 Na/2। देखो शुरुआत में ज्यादा स्टेप लिखने में कोई हार्म नहीं है, बट गलत करने में कोई समझदारी नहीं, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पूछा है, तो ये नंबर ऑफ एंटिटीज पता है, अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, मोल आ गया, ये आपका आंसर, ठीक है। सो टिल हियर क्लियर टू एवरीवन, होम असाइनमेंट 3, होम असाइनमेंट 4 सबके कंप्लीट हो गए, डन? सर क्वेश्चन 9th में 0.1 Na आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरा, एंड आंसर शीट में कुछ और आंसर दिया है 3.011 into 10 to the power 24। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने ना कैल्शियम कार्बोनेट में। यस सर। तो जस्ट चेक, अगर ऐसा प्रॉब्लम है चेक करें तो। फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप, so it comes out to be 10/100 which is 0.1। then number of molecules निकालेंगे, so this is 0.1 into Na। आप कैल्शियम कार्बोनेट चेक करो, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के अंदर 20 प्रोटॉन होंगे, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 into 3 प्रोटॉन। ये टोटल सम निकालिए कितना आ रहा है, 50 50 प्रोटॉन्स आ गया।
इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, वो मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन एरर कर दिया था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1 into Na into 50। बाद में Na की वैल्यू पुट करके आप चेक कर लेना, हो सकता है आंसर Na की वैल्यू पुट करके दिया हो। क्लियर टू एवरीवन नाउ? अब हम लोग पैकेज को मूव करें, या अगर आप प्रॉपर्ली अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओ पैकेज में तो मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लेना। सर पैकेज बाद में करा दीजिए प्लीज, अभी पैकेज नहीं अटेम्प्ट कर पाए। बट अटेम्प्ट इज सर वेरी पैकेज इंपॉर्टेंट। अटेंड नहीं कर पाए हैं। सर पैकेज आप ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं अगली क्लास में पैकेज अगली क्लास में डिस्कस करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। जी सर। बट ट्राई कि आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि बिना अटेम्प्ट करेगा आप डिस्कशन कराएंगे तो उसका कोई अचीवमेंट नहीं है। Because it is mandatory that you should attempt at least all the questions। जब तक आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पैकेज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लीजिए। होम असाइनमेंट 5 आपके पास ऑलरेडी है, उसको कंप्लीट करना है, एंड पैकेज विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी हम लोग अगले पोर्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन टेंथ बी। सो प्रोसीड। हाँ, जिनको अगर पैकेजेस के डाउट पूछते हैं तो भाई लेक्चर खत्म होने के बाद आप वेट करके पूछ लेना, मैं आपको अलग से बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दैट इज नॉट अ ट्रबल। अगर आपने कर लिया तो आई कैन डिस्कस, बट फॉर्मली हम लोग क्लास में तभी डिस्कस करेंगे जब आप सारे लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो एटलीस्ट। सो इन द चैप्टर वी वर डिस्कसिंग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया था। अभी हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है, दिस इज कॉल्ड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। बेटा देखो, अपना माइक ऑफ करके रखना है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू अदर्स, प्लीज। बहुत केयरफुली, बस उसमें कुछ नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, जब नहीं पूछना है तो ऑफ कर लीजिए बस, इट हेल्प्स अदर्स। ठीक है, ओके। सो our first concept हमें स्टार्ट, आरुष बेटा अपना माइक ऑफ रखो, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ नॉइज। ओके, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग लेक्चर 3 में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो एलिमेंट्स हैं वो तो नेचर में अपने नेचुरल परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, बट जब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास के केस में हम लोग अलग अलग मिक्सचर्स बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स ले सकते हैं, कई कंपाउंड्स का मिक्सचर बना के एक मिक्सचर बना सकते हैं, उसका भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज कि जब भी हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो जिन भी सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं उनको मोल रेशियो में मिक्स किया जाता है। सो यू राइट डाउन अ स्टेटमेंट फॉर दिस, राइट डाउन if we mix two substances in the mole ratio of, if we mix two substances in the mole ratio of A to B, if we mix two substances in the mole ratio of A to B, with their gram molecular masses as M1 and M2 respectively, with their gram molecular masses as M1 and M2 respectively, then the average atomic mass of the substance. Hello sir. हाँ बेटा, Sir please repeat. ये चीज चैट बॉक्स पे लिखा करो, मैं वैसे भी रिपीट करूंगा, यहाँ परेशान नहीं हूँ, पहले एक बार तो कंप्लीट होने दो ना। So I said if we mix two substances in the mole ratio of A to B, if we add two substances, if we add two substances in the mole ratio of A to B with their gram molecular masses as M1 and M2 respectively, with their gram molecular masses as M1 and M2 respectively, then average molecular mass of the substance is A into M1 plus B into M2 upon A plus B। तो देखो लॉजिक वही है जो हमने एटम के केस में अप्लाई किया था, बस डिफरेंस केवल क्या है, जब हम एटम के केस में ले रहे थे तो जो नेचुरल अबंडेंस थी वही उसका मोल रेशियो हुआ करता था, बट अभी जब हम मिक्सचर बनाएंगे
तो उसे मोल रेशियो में लेना पड़ेगा। अगर मास रेशियो दिया होगा तो उससे आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर से चेक कर लो। आई सेड if we mix two substances in a mole ratio of H to B with their gram molecular masses as M1 and M2 respectively, then average atomic mass of the substance is A into M1 plus B into M2 upon A plus B. तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर if air contains nitrogen and oxygen in a mole percent of 80% and 20% respectively. अगर आपका आंसर आएगा तो चैट बॉक्स में लिखना है फटाफट। So calculate the average molecular weight of air if air consists of nitrogen and oxygen in a mole percentage of 80% and 20%. Although air में आप जानते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ गैसेस होती है and that percentage is not exactly 80-20, but अभी क्वेश्चन सिंपलीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको 80-20 में लिखा हुआ है। बस में जो केयरफुली ध्यान रखना है वो आप एक ही गलती कर सकते हो कि आप मॉलिक्यूलर मास की जगह एटॉमिक मास मत बेस कर दीजिएगा। So it is 80% nitrogen with atomic mass of 28, with molecular mass of 28, and 20% oxygen with molecular mass of 32 divided by 100. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये शायद 28.8 आएगा। परफेक्ट। So this is average molecular mass of air. तो अब आप देख सकते हो कि एयर जो है हमारे लिए वो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में एयर का मोल्स निकालना होगा तो पहले हमें उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, और एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A into M1 plus B into M2 upon A plus B। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो एटम्स में कर रहे थे, बस अंतर केवल इतना है कि एटम के केस में जो परसेंटेज देना होता था वो मोल परसेंटेज या नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज हो सकता था, बट मॉलिक्यूल्स के केस में ये परसेंटेज हमेशा मोल्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली ऐसा एग्जिस्ट करेगा ये जरूरी नहीं है। एयर का सैंपल अलग अलग एरिया में अलग अलग भी हो सकता है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास चेंज भी करा सकते हैं। ठीक है सर, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट मैंने फिर वही बात बताई, यूनिट का केस वही, अगर इसको अभी यू लिख देंगे तो ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा, और ग्राम्स में लिख देंगे तो एक मोल का मास होगा। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास की यूनिट्स में इस बात का ध्यान रखना होता है। आप अगर 28.8 लिख रहे हैं इट इज इनफ, यूनिट जानने वाले जानते हैं। अगर आपको सिंपली यूनिट लिखना है तो आप यू लिख के छोड़ दो, तो हमें पता चल गया कि आपने एक मॉलिक्यूल का मास बताया, और अगर मैं इसको ग्राम्स लिख दूंगा तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि एक मोल एयर का मास है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करना है। अ गैसियस मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, C2H6 एंड C2H2, डिटरमाइन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर इन AMU। जैसे इस क्वेश्चन में देखो लिख के ही दिया गया आपको, तो अब आपको आंसर फाइनली AMU में रिपोर्ट करना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर AMU एंड ग्राम्स विल कम आउट टू बी सेम। तो सॉल्विंग में आपके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं है, आप कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप एक सेम प्रोसीजर से सॉल्व करिए। तो अब देखो हमारे पास तीन गैसेस हो गई हैं, एक है CH4, एक है C2H6 और एक है C2H2। उसने बोला इनके सबके मोल्स सेम, तो अगर हमने सबके मोल्स A मान लिए लेट से, अब यहां देखो मोल परसेंटेज 100 करना जरूरी नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाले आपने किसी ने, तो CH4 आएगा 16, C2H6 आएगा 30 and this comes out to be 26. So average atomic mass will be A into 16 plus A into 30 plus A into 26 upon A plus A plus A means 3A. तो A तो कैंसिल हो गया, so this is 16 plus 30 plus 26 by 3. ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से 24 दिया हुआ आंसर, बाकी कोई चेक कर रहा है? सर इसमें
सर इसमें अपॉन 100 नहीं होगा? बेटा टोटल मोल से डिवाइड करना, अपने फॉर्मूले में देखो कहीं 100 लिखा है हमने लिखा है A into M1 plus B into M2 upon A plus B। अब ये कोई नेचुरली एग्जिस्ट करने वाला सब्सटेंस नहीं है ना जिसका परसेंटेज सम होके 100 बनना चाहिए। दिस इज नॉट अ मिक्सचर क्रिएटेड बाय नेचर, इट इज अ मिक्सचर जो हम बना रहे हैं, तो हम किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना हम टोटल 100 ही बोल लें, हम 3 मोल भी ले सकते हैं, 2 मोल भी ले सकते हैं, 1 मोल भी ले सकते हैं, मर्जी है हमारी। समझ गए ना? दिस इज द बेसिक डिफरेंस, अदरवाइज इट इज सेम। यहां तक क्लियर हो सबको? So its answer must be 24 units. अब इसके बाद हम लोग चलो एक नया कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो आपको अभी तक मैंने जो सिखाया, आपको मोल्स कैलकुलेट करना सिखाया, मॉलिक्यूल्स एटम्स का नंबर कैलकुलेट करना सिखाया। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड AMU, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट सिखाए। अब थोड़ा एक स्टेप अहेड चलता हूँ, थोड़ी नई बात सिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट टर्म जो हमें इस चैप्टर में यूज करना पड़ता है, दिस इज एक्चुअली अ टर्म आइडियल गैस इक्वेशन। ऑल्दो इस पोर्शन को हम लोग डिटेल में तो गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, चलते हमारे कोर्स में एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, तो जब हम गैसेस की डिटेल स्टडी करेंगे तब ये टर्म और डिटेल में आएगा। बट इस इक्वेशन को अभी हम लोग अभी से यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर इसी में अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हाँ वो सब पॉइंट है, हाँ वो सब पोर्शन हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। अभी हम एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। बस ये इक्वेशन आपको अभी दिमाग में रिकॉल कराएंगे। सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली PV is equal to nRT। आई थिंक आप में से ज्यादा लोग जानते भी होंगे। पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि हम लोग किसी भी सिस्टम की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए पहले एक अपना बेंचमार्क बनाते हैं, कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो आइडियल गैस हम उस गैस को बोलते हैं जो कभी लिक्विफाई नहीं होती है। अगर आपको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझना है तो हम आइडियल गैस उस गैस को बोलेंगे जिसको जो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, गैस विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कंसीडर्ड एज आइडियल गैस। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप जानते हो नेचर में ऐसी कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती जो लिक्विफाई ना हो। हाइड्रोजन भी लिक्विफाई हो जाता है, हीलियम भी लिक्विफाई हो जाता है। तो जितनी भी गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो सब लिक्विफाई हो जाती है। देयर वाज अ टाइम जब हम लोग हीलियम और हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं करा पा रहे थे बहुत ड्यूरेशन तक, बट प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन और हीलियम भी लिक्विफाई हो रहा है। सो नेचर में एग्जिस्ट करने वाली हर गैस लिक्विफाई होती है। तो अगर बहुत प्रिसाइसली बोले तो प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो एग्जिस्ट कर रही है नेचर में वो आइडियल गैस नहीं है। बट चूंकि हम स्टैंडर्ड पैरामीटर या बेंचमार्क सेट करते हैं कि किसी रिएक्शन की परफॉर्मेंस कहां तक इंप्रोवाइज करानी है, तो उसको आइडियल गैस से कंपेयर करते हैं। तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस को बोला जाता है जो कभी लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, अब उसके और क्या कंडीशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो सब हम लोग जब गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। अभी हमें चूंकि इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको इक्वेशन बताई। द इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT। तो जो आइडियल गैसेस होती हैं वो इक्वेशन फॉलो करती है PV इक्वल टू nRT। अब आप इस चीज को थंब रूल के साइड The screen is not coming. You are not sharing the screen. Hello, sir. The screen is not sharing. The screen is not sharing.
माइक ऑन करते हो तो ऐसा लगता है रामायण चलने लगी, बादल गरजा देते हो। सो वी वर डिस्कसिंग, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, सो फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला कि हम लोग एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऐसी गैस होती है जो लिक्विफाई नहीं करा सकते हम, ठीक है। सो अगर हम लिक्विफाई नहीं करा सकते तो इक्वेशन इज उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब तक हम लोग गैसियस स्टेट पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारे क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी गैस लिख के आएगा तो उसका मतलब हमें आइडियल गैस ही समझना होता है। मतलब हमारे कोर्स के हिसाब से गैस मींस आइडियल गैस ऑलवेज। अगर हमें किसी भी प्रैक्टिकल गैस या रियल गैस के बारे में स्टडी करनी होती है तो दैट टर्म विल बी गिवन टू यू। इज दैट क्लियर? तो अगर गैस लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आपको उसको हमेशा क्या कंसीडर करना है? आइडियल गैस। अगर रियल गैस की बात होगी तो क्वेश्चन में लिख के आएगा कि आपको रियल गैस समझना है या आइडियल गैस समझना है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक आपके लिए गैस मतलब आइडियल गैस, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इसमें जो पी है वो प्रेशर ऑफ द गैस है, वी जो है हमारे लिए वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, इसीलिए इसको हमें इस चैप्टर में यूज करना पड़ रहा है। टी जो है उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं इन द स्केल ऑफ केल्विन, और आर जो है हमारे लिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो ऐसे तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, मेजॉरिटी ऑफ यू कैन फॉलो इट, बट इस इक्वेशन का जो प्रॉब्लम है वो इसकी यूनिट्स है। जो हमने टर्म्स लिखे हैं उसको किस यूनिट में यूज करेंगे उसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ आर चेंज होती है। सो इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इज प्रेशर ऑफ द गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप देखो अगर हम अलग अलग यूनिट्स अप्लाई करें, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर, तो जो वैल्यू ऑफ आर होती है वो वेरी करती है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर यूनिट अप्लाई करें एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम यूनिट देते हैं लीटर्स में, एन इन द यूनिट्स ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इन द यूनिट ऑफ केल्विन, then the value of R is 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin. Second point, अगर हमने pressure, So what is ATM? ATM is atmosphere, unit of pressure. ATM is unit of pressure, referred as atmosphere. दूसरी यूनिट अगर हम प्रेशर यूनिट तो पास्कल होती, दैट इज एसआई यूनिट। भी हम लोग जो कॉमन यूनिट्स केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो लिख रहे हैं, आप फिजिक्स में केवल एसआई यूनिट्स पढ़ते हो, इसलिए तो अलग से बता रहा हूँ। अभी सब कन्वर्जन्स भी बता रहा हूँ, बस एक बार पहले नोट डाउन करो। प्रेशर यूनिट अगर हम बार्स में लेंगे, वॉल्यूम इन द यूनिट्स ऑफ लीटर्स, मोल्स तो मोल्स में ही रखना है, टेम्परेचर इन द स्केल ऑफ केल्विन, देन दिस वैल्यू इज 0.0831 लीटर बार पर मोल केल्विन। एंड थर्ड यूनिट जो आपने बोली दैट इज एसआई यूनिट व्हिच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो अगर एसआई यूनिट आप लोगे तो इट इज पास्कल, वॉल्यूम इन द यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब एसआई यूनिट, मोल्स की एसआई यूनिट मोल्स ही है, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है। देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। तो अब जैसे आप लोग फिजिक्स में भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हो तो वहां पे आर की डायमेंशन निकालने का सवाल आ सकता है। तो देयर आर मेनी फॉर्मूलाज ऑफ केमिस्ट्री इनकी डायमेंशंस फिजिक्स में पूछी जाती है। कभी कभी केमिस्ट्री में भी डायमेंशन निकालने का क्वेश्चन आता है, बट वो रेयर है, मेजरली फिजिक्स का पार्ट है। तो अभी आप ये टेबल ड्रॉ कर लो बिकॉज इट विल हेल्प यू। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं, बट उसे अप्लाई करने के लिए जो यूनिट्स अप्लाई करनी होती है ये ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। इवन इन द केस ऑफ 12th पास स्टूडेंट भी ये गलती करते हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली नोटिस करिएगा। अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल कभी गलत किया तो उसका एक ही रीजन होगा, आप यूनिट इधर उधर कर रहे होंगे, अदरवाइज इसमें गलत करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, सो नोट इट केयरफुली, अदरवाइज मैं बाद में आपके साथ फाइल शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको अभी डिफिकल्टी है, आप इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि प्रेशर इन द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन द यूनिट्स ऑफ लीटर्स, मोल्स
n के टर्म में, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो वैल्यू ऑफ R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। प्रेशर के टर्म में बार में लगाएंगे, वॉल्यूम लीटर्स में, मोल्स तो मोल ही रखना है, टेम्परेचर केल्विन में तो 0.0831 लीटर बार पर मोल केल्विन। और अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखेंगे, मोल्स टेम्परेचर इन केल्विन, देन इट इज 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। और भी एक तो वैल्यू ऑफ R यूज करते हैं, बट वो हम लोग जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो लिखेंगे। आप अगर चाहो तो एक और R की वैल्यू लिख लो जो बहुत कॉमनली यूज करी जाती है, दिस इज 2 कैलोरी, या अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट लिखें तो इट इज 1.98 या फिर अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन यूज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिजिक्स में G 9.8 या 10 यूज करते हैं, तो वैसे ही R की वैल्यू होती है, यू मे यूज 1.98, और अगर आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसको 2 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू नीडेड है तो 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन लिखते हैं, ऐसी को अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन भी लिख सकते हैं। Sir, please explain it again. मैंने बोला कि हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, P equal to nRT। इक्वेशन में जो खास बात है वो मैंने बताया कि आपको यूनिट्स ध्यान रखनी है। If you apply pressure in a unit of moles per pressure in a unit of atmosphere, volume in the units of liter, and in the units of mole, temperature in Kelvin, then it is 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin. Pressure in the unit of bar, volume in the units of liters, moles and Kelvin, then it is 0.0831 liter bar per mole Kelvin. तो जो R वाला कॉलम है एक्चुअली में आपको ये लर्न करना है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किस यूनिट में लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू ऑफ R पुट करनी है। अगर हम प्रेशर, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम, लीटर, मोल्स और केल्विन में सॉल्व करेंगे तो R वैल्यू 0.0821 चाहिए। बार, लीटर, मोल और केल्विन में करेंगे तो 0.0831 चाहिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल यानी एसआई यूनिट यूज करोगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब एसआई यूनिट में यूज करोगे, मोल्स एसआई यूनिट और टेम्परेचर एसआई यूनिट सब एसआई यूनिट पुट करोगे तो R की एसआई यूनिट आएगी 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, अब देखो हमारी केमिस्ट्री में चूंकि हम अभी मोल में यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टर्म यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी। सो राइट द नेक्स्ट टर्म एसटीपी। दिस इज रिफर्ड एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज रिफर्ड एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ये होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है ये होता है 1 बार। So standard temperature is 273 Kelvin and standard pressure is 1 bar. अब यहाँ पे हमें मोल कॉन्सेप्ट में यूज करने के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना है। सब बार क्या है? क्या हो बेटा? बार बार BAR, bar is the unit of pressure. BAR, bar is the unit of pressure. अब तक इतनी यूनिट्स तो तुम्हें पता ही चल गई होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट डाउन करो, मैं सिखाऊंगा अभी सारी बात। अभी आपको सारे यूनिट्स के कन्वर्जन बता रहा हूँ। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग 273 केल्विन और प्रेशर लेंगे 1 बार। अब यहाँ पे एक नोट बना के पॉइंट लिख लो। सो राइट डाउन एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 22.7 liters. At STP, volume of 1 mole of ideal gas is equal to 22.7 liters. अभी यूनिट कन्वर्जन्स मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। अभी पहले जो यूज करना है वो डायरेक्ट लिखते चलिए। अभी वो रिजल्ट्स लिखे जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, भी सारे कन्वर्जन्स बता रहा हूँ आपको, परेशान हो गई। बार टू प्रेशर, एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सारे कन्वर्जन्स, अभी सारे स्केल्स भी बताऊंगा, कैसे स्केल डिफाइन करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम सारी चीजें सीखेंगे। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में इसमें बहुत टेक्निकल बातें पूछी जाती हैं।
अभी पहले आपको वन बाय वन वो पॉइंट्स नोट करने हैं जो पहले हमें क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, फिर मैं इनके एलैबोरेटेड वर्जन भी बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने बताया एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार, और फिर मैंने आपको नोट बनवा के लिखा है एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.7 लीटर्स। ठीक है, इसके बाद यहीं पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि आपने 9th क्लास में 22.4 लीटर पढ़ा होगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर टीचर। उसमें क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली में 22.4 लीटर 2003 से पहले होता था, इट इज अपडेटेड इन 2003, बट अगर हम 2020 तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो व्हाट शुड आई से। तो अभी इसको फिर से प्रॉपर लिखना है। अभी ऑल्दो यूनिट्स को भी लास्ट ईयर फिर से रिवाइज किया गया है, ऑल्दो हमारी केमिकल यूनिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए नॉट एट ऑल अ बिग डील। दूसरा पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए एक अगली लाइन भी लिख लो उसमें, लिखो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 273 केल्विन, at 1 atmosphere pressure and 273 Kelvin, volume of 1 mole of ideal gas is equal to 22.4 liters. Although क्वेश्चन करते टाइम कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट्स में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बट आपको वैल्यू सही पता होनी चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी बुक में भी अपडेटेड हो चुकी है ये बात बहुत पहले ही। तो अगर आपका सबसे पुराना एनसीईआरटी वर्जन भी होगा उसमें भी ये चीज अपडेटेड है, तो इसलिए आपको 22.7 लीटर ही यूज करना है, क्योंकि आप आईआईटी पे लिखोगे, स्कूल एग्जाम में आप कुछ भी लिख देना चलेगा। सो बी केयरफुल, एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, ना कि 22.4 लीटर। बी केयरफुल, बिकॉज एसटीपी पहले 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन होता था, अभी इसको रेक्टिफाई करके 1 बार 273 केल्विन कर दिया गया है। तो अब एसटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.7 लीटर, नॉट 22.4 लीटर। Be very precise and clear at this point. Although question solve करते टाइम आप 22.2 या 22.4 या 22.7 यूज करोगे तो रिजल्ट्स में बहुत अंतर नहीं आएगा, बट चूंकि आपको आईआईटी का पेपर लिखना है इसलिए आपको एकदम प्रिसाइज पता होना चाहिए दैट एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है और 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 22.4 लीटर होता है। इफ यू विश टू वेरीफाई तो हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशंस उसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट वाला रिजल्ट वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमारी इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, तो इसमें आप 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको देखो प्रेशर दे रखा है 1 atm, या पहले वाला रिजल्ट फॉलो करते हैं। तो प्रेशर दे रखा है 1 बार, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल 1 है, R की वैल्यू 0.0831 लीटर बार पर मोल केल्विन यूज करेंगे, और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 273 केल्विन। इस रिजल्ट को अप्लाई करके अगर आप वॉल्यूम सॉल्व करोगे तो अगर आप वॉल्यूम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 1 इंटू 0.0831 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप चाहो तो चेक करके देख लो, ये अप्रोक्सीमेटली 22.7 लीटर्स है। इसको वेरीफाई करना है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। दूसरे केस में अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, वेयर प्रेशर इज 1 atm, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, मोल्स 1 है, हियर द वैल्यू ऑफ R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, एंड हियर टेम्परेचर इज 273 केल्विन। अब की बार वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 बाय 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.4 लीटर्स आएगा। Yes, what's your query? सर हाँ बेटा। हेलो सर, जो आपने हमको एक R की वैल्यू बताई 1.98, हाँ, और सर ये 0.0821 से डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस क्या है बेटा, यूनिट अलग अलग है ना, 1 मीटर सेंटीमीटर में अलग होता है, एंगस्ट्रॉम में अलग होता है,
नैनोमीटर में अलग होता है, मिलीमीटर में अलग होता है। तो इफ यू Okay. चेंज द यूनिट यू विल चेंज द वैल्यू। तो ऐसे Okay. आर की वैल्यू अगर लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में लिखेंगे तो 0.0821 होगा, लीटर बार पर मोल केल्विन में लिखेंगे तो 0.0831 होगा, जूल्स पर मोल केल्विन में लिखेंगे तो 8.31 होगा, कैलोरी पर मोल केल्विन में लिखेंगे तो 2। सो इट इज यूनिट। इफ यू चेंज द यूनिट वैल्यू विल चेंज। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक 1 मीटर, इफ यू राइट इट इज 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, है ना? तो यूनिट चेंज करो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस Sandhya, ask what is your doubt? Is that clear? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। कैलकुलेशन करके आप चेक कर लीजिएगा। इट इज 22.7 लीटर फॉर एसटीपी। एसटीपी इज 1 बार 273 केल्विन। और अगर ओल्ड प्रोसेस से चलेंगे तो जब भी क्वेश्चन में एसटीपी लिखा है, कंफ्यूज ना, बार बार ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में एसटीपी लिख के आएगा आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। दिस इज योर एसटीपी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें क्वेश्चन में आर की वैल्यू मेंशन रहेगी या फिर हमें बिल्कुल नहीं मेंशन रहेगी। मेंशन रहेगी फिर क्या प्रॉब्लम? मैंने बोला 12th पास का बच्चा तक सवाल गलत कर देता है आईटी पेपर। ओके सर। आर की वैल्यू अगर लर्न नहीं करनी होती है तो पेपर में लिख के आते तो ऑटोमेटिकली इतना टाइम थोड़ी बिगड़ते, तो बोल देते याद आ जाएगा पेपर में देख के लिख लेना। तो यही तो पेपर का टेक्निकलिटी है। वो दे विल चेंज द यूनिट्स इन मल्टीपल फॉर्मेट। कभी कभी लिख के दे देते हैं, अगर उनका मन होता है तो लिख देते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं लिख के देते कभी, बट वो पेपर बनाने वाले का मन है। उसको लगा कि हाँ भाई आपको बता देना चाहिए तो बता देते हैं, उसको लगा नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है, सो मतलब वी कांट से कि भाई आपने बताया नहीं तो हम सवाल नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते। बस मोस्टली नहीं देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई और डिफिकल्टी होती है तो दे देते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में पहले इतना डिफिकल्ट बनाया कि आर की वैल्यू आपको बता भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो लिख देंगे। बट अगर उनको पता है कि नहीं क्वेश्चन में आर की वैल्यू टेक्निकल है, निकालेंगे कैसे? ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। पहले सारी इतनी बात सबको समझ आ गई? एसटीपी में हाँ बेटा। सर एक बार ये बता दीजिए कि कौन सी वैल्यू कब लेनी पता कैसे चले? अरे यूनिट अभी इतना बड़ा बॉक्स बनाया। प्रेशर अगर अभी मैंने सॉल्व तो करके दिखाया। देखो प्रेशर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो प्रेशर किस यूनिट में दिया हुआ है? बार में। तो आर की वैल्यू देखो कौन सी यूज करी है? 0.0831। इस वाले क्वेश्चन में देखो किस यूनिट में दिया है? एटमॉस्फेयर 0.0821। अभी पास्कल में दिया होता तो पास्कल वाली वैल्यू यूज। सर अगर 2-3 यूनिट्स को मिक्सचर करके दिया है तो फिर यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर हमें 2-3 मिक्सचर दे रखे हैं तो किसी एक यूनिट सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये तो आप पूरी फिजिक्स में करते हो। अगर हमारे पास डिफरेंट यूनिट सिस्टम है तो या तो हम सब एसआई में कन्वर्ट करते हैं या सब सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे होगा अगर सर एक कन्वर्जन कैसे करेंगे? हाँ बेटा, सर एटीएम और पास्कल का क्या रिलेशन है? हाँ अभी रिलेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। यूनिट कन्वर्जन अभी बताओ, वेट फॉर अ मिनट। अभी यूनिट कन्वर्जन में जा रहा हूँ, दैट इज वन थिंग। ठीक है, अभी मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ आपको, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट एसटीपी इज 1 बार 273 केल्विन 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.7 लीटर्स। बहुत केयरफुली याद रखना है क्योंकि आपने 9-10 में 22.4 लीटर पढ़ा है। बार बार गलती करोगे और आपने गलत करा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि जेई पेपर के हिसाब से आपको 22.7 लीटर सॉल्व करना है। स्कूल टीचर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, दैट इज नॉट माई हेडेक। आपने आईटी पेपर में ये काम कर दिया, गलत हो जाएगा सवाल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनसीईआरटी बुक ने अपडेट कर दिया। एनसीईआरटी बुक ने नहीं अपडेट किया होता तो आप कह सकते थे एक बार के लिए हाँ सर हायर बुक में लिखा हुआ इसलिए हम नहीं फॉलो करेंगे। आपकी स्टैंडर्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में 1 बार 273 केल्विन मेंशन्ड है, 22.7 लीटर वॉल्यूम मेंशन्ड है, तो आपको वही फॉलो करना है। इवन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो टीचर के पास फुल राइट है, अगर आपने 22.4 लीटर लिखा तो वो काट भी सकता है, क्योंकि जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वो आपकी बोर्ड की कॉपी नहीं चेक करेगा। तो वो अगर एनसीईआरटी को बेस बना के चेक कर देगा तो काट भी सकता है। ऑल्दो बोर्ड्स के टीचर लीनियंट मार्किंग करते हैं, वो इस तरह के स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करते, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप 22.4 मीटर वाली गलती करो और वो नंबर दे दें, तो वो उसकी सिंपैथी है आपके साथ। अदरवाइज द रूल इज
STP pressure is 1 bar, temperature is 273 Kelvin, and at STP volume is 22.7 liters. Make it very clear. इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको साथ साथ लिखवा दिए, आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने दूसरी बात भी लिखवा दी कि 22.4 लीटर कहां से आता है, और इसीलिए सॉल्व करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखा दिया, इसलिए सॉल्विंग समझ लीजिए प्रॉपर्ली। यहां तक ओके? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया पहले कॉन्सेप्ट? अब चलते हैं यूनिट्स पे। तो अब देखो हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर वाली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको टेम्परेचर के लिए 3 यूनिट्स लिखते हैं हम लोग कॉमनली। सो टेम्परेचर यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। दीज आर 3 कॉमन यूनिट्स। आपको इसका कन्वर्जन फैक्टर डायरेक्टली पता होगा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब 3 स्केल डिफाइन है तो आईटी वाले एक नया सवाल बनाए, बोले 4थी स्केल डिफाइन है, इसमें कन्वर्ट कर दो, तो वो कन्वर्जन आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रोसेस इज कि अगर हम अपना सेल्सियस थर्मोमीटर लें, तो आप जानते हो कि जो टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली क्या मेजर करते हैं? हीट कंटेंट। तो अगर हमारा वाटर बॉयल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वैसे ही वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो इट इज 220 फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेंगे तो इट इज 32 फ़ारेनहाइट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में लिखेंगे तो इट इज 273 एंड 373। सो स्केल्स आर डिफरेंट, बट आपको पता है कि वाटर को अगर हमने हीट देनी स्टार्ट करी तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे, आप टेम्परेचर किसी भी स्केल में मेजर करो, बट हीट सप्लाई तो सेम होगी ना। तो इसका मतलब अगर हम सेल्सियस वाली स्केल को देखें तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है हमने। फ़ारेनहाइट वाली स्केल अगर आप नोटिस करोगे तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पे अगर ये चीज चेक करेंगे तो ये 273 केल्विन से 373 केल्विन तक गया। तो अब अगर हमें इन स्केल्स को रिलेट करना है एक दूसरे से, तो आपको पता है कि इसमें 100 कॉलम चेंज हुए, इसमें 180 कॉलम चेंज हुए और इसमें 100 कॉलम चेंज हुए। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि हर थर्मोमीटर अपनी अलग स्टार्टिंग रीडिंग से चल रहा है। तो अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले उनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम करो। तो अगर हमें कोई टेम्परेचर सेल्सियस में सी दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम 0 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर अगर हमें F दिया हुआ है तो इस फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में से हम 32 सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, और केल्विन के टेम्परेचर में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गई। अब जितने टाइम में सेल्सियस वाला थर्मोमीटर 100 कॉलम ऊपर जा रहा है, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर को उतने टाइम में कितना राइज करना है? 180 कॉलम। यानी कि एक कॉलम जो सेल्सियस वाला है वो फ़ारेनहाइट के 1.8 कॉलम के इक्वल है। मतलब जितने टाइम में फ़ारेनहाइट सेल्सियस थर्मोमीटर में मर्करी को एक कॉलम राइज करना है, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में उसको उतने टाइम में 1.8 का राइज करना पड़ेगा, क्योंकि हीट तो आपने उतनी प्रोवाइड कर दी है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ कॉलम से यहाँ डिवाइड करते हैं व्हिच इज 100 माइनस 0, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करते हैं व्हिच इज 212 माइनस 32, और यहाँ पे इसके टेम्परेचर से डिवाइड करें 373 माइनस 273, तो ये तीनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, क्योंकि जितना कॉलम ज्यादा राइज हुआ था उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके सारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फॉर्मूला याद करते हो वो यही होता है, C/5 इज इक्वल टू F minus 32/9 is equal to K minus 273/5। ये रिजल्ट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि अगर मान लो अभी कोई एक नई स्केल डिफाइन करें तो उस स्केल में क्या करना पड़ेगा? उस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। समझ आया पॉइंट? हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्केल के टेम्परेचर में, और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कनेक्शन टेम्परेचर चला से गया डिवाइड था। हाँ बेटा, सर कनेक्शन चला गया था, वो वापस समझा दीजिए, बस वो स्केल सुना। मैंने बोला आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं। तीनों टेम्परेचर स्केल में आपको पता है कि टेम्परेचर आप किसी भी स्केल पे मेजर करो, इवेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेट्स से वाटर की बॉइलिंग और फ्रीजिंग 2 इवेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो चाहे हम सेल्सियस पे स्टडी करें, चाहे फ़ारेनहाइट पे स्टडी करें, चाहे केल्विन पे स्टडी करें, दैट इवेंट विल अपीयर एट द सेम टाइम। क्लियर? तो अगर हमने सेल्सियस स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखा 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट देखा 100 डिग्री सेल्सियस,
Similarly, Fahrenheit scale में it is 32 डिग्री Fahrenheit and the 212 डिग्री Fahrenheit boiling point. Kelvin स्केल में ये 273 373 है। तो अब अगर थर्मामीटर्स देखो तो जो सेल्सियस थर्मामीटर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फॉरेनहाइट थर्मामीटर 32 से स्टार्ट हो रहा है और केल्विन थर्मामीटर 273 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सबके स्टार्टिंग पॉइंट सेम करने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास 3 लोग रेस लगा रहे हैं, एक आदमी 0 मार्क्स से स्टार्ट कर रहा है, 32 मार्क्स से स्टार्ट कर रहा है, 273 मार्क्स से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम बाद में ये चेक करेंगे कि किसने कितना रन किया, तो पहला क्या करना पड़ेगा, जितना रन किया उसमें से उसके 0 मार्क हटाने पड़ेंगे। तो जो 0 से मार्क हुआ उसकी तो डिस्टेंस उतनी हुई जितना वो चला। बट जो दूसरा पार्टिसिपेशन 32 वाले मार्क्स से स्टार्ट हुआ उसने कितना रन किया, जितना रन किया उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या केल्विन वाले ने जो 273 से स्टार्ट किया उसने कितना रन किया, k - 273, तो इनकी रनिंग डिस्टेंस पता चल गई। अब हमारे स्केल के हिसाब से जो सेल्सियस और केल्विन है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में 100 कॉलम है। बट फॉरेनहाइट स्केल पे 180 कॉलम है। मतलब जितनी देर में मर्क्यूरी सेल्सियस थर्मामीटर में 1 यूनिट ऊपर जाएगी, फॉरेनहाइट थर्मामीटर में उतनी देर में कितना राइज करेगी, 1.8। यानी कि सेल्सियस का एक कॉलम थर्मामीटर के फॉरेनहाइट के 180, सेल्सियस का 100 कॉलम फॉरेनहाइट के 180 कॉलम्स के इक्वल है। तो अगर हम उसके नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एग्जैक्ट सेम रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। सो सेल्सियस के केस में c - 0/100 - 0। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे लिखा है कि अगर आपको कभी थर्मामीटर नया थर्मामीटर डिजाइन करके स्केल दी जाए या कुछ भी ऐसा चेंज करना हो तो आप आसानी से समझ जाओ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज सेल्सियस के 0 सब्ट्रैक्ट करना है, फॉरेनहाइट में 32 सब्ट्रैक्ट करना है और बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, या बेटर टू से नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड कर देना है। तो उससे आपका फाइनल रेशियो c/5 इक्वल टू f - 32/9 इक्वल टू k - 273/5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्रिसाइज लिखना है तो ये 273.15 होता है, बट उतना चल जाता है, उसके लिए हमें परेशानी होना होता है। वो अगर उतना प्रिसाइज किसी को चाहिए होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे। अदरवाइज हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 373 273 कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला गिवन है ये कन्वर्जन के लिए गिवन है क्या, c/5 इक्वल टू? यस यस, दिस फॉर्मूला इज फॉर द कन्वर्जन। अगर आपको टेंपरेचर सेल्सियस में जाए तो फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो पहला दूसरा फॉर्मूला यूज करो, फॉरेनहाइट केल्विन कन्वर्ट करना है तो सेकंड और थर्ड यूज करो, सेल्सियस केल्विन यूज करना है तो फर्स्ट और थर्ड यूज करो। ये तो यूज किया हुआ है इस क्लास में, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वही फॉर्मूला बताया जो पढ़ चुके। बट उसको कैसे लाते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये स्केल तो आप लोग 9th तक भी यूज करते थे। प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्केल्स रिलेट करते हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई नई स्केल दे, बोले कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नई स्केल पे ऐसा है और फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा है, तो अभी इसका एक्चुअल वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पहले सेम करना है। तो जिस भी स्केल को आप स्टडी कर रहे हैं उसमें से पहले स्टार्टिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो और जितने कॉलम है उसमें पूरी इवेंट में बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एग्जैक्ट स्केल पता चल जाएगी। c/5 इक्वल टू f - 32/9 इक्वल टू k - 273/5। आपको अगर एक सवाल करना है तो एक सवाल करके देख लो, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो लिखो एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स आर सेम। हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर पता हो, जीके का भी क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री में तो यूज करते ही हैं, करंट टाइम में इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, जीके में पूछा जाता है। आप सॉल्व करके निकाल लो, राइट डाउन अ क्वेश्चन at what temperature Celsius and Fahrenheit scale is same, so it will come out to be -40। इसी को सॉल्व करके देखना है तो you may solve it at what temperature Celsius and Fahrenheit scale is same। तो अगर हम उसको x मान लें तो x/5 is equal to x - 32/9 लिखेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फॉरेनहाइट सेम टेम्परेचर होता है। जिनको डायरेक्ट रिजल्ट पता है अच्छी बात है, अदरवाइज सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स आर सेम, तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो बेसिकली नई चीजें सिखाई कि एसटीपी पे कैसे टेम्परेचर और प्रेशर निकालते हैं। तो आप इससे एक नंबर ऑफ मोल निकालने का नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर आपको गैसेस इक्वेशंस दी जाएंगी, गैसेस पैरामीटर्स दिए जाएंगे, तो उसके बेसिस पे भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, राइट। अब यहीं पे अगर मैं प्रेशर स्केल की बात करूं आपके लिए, तो टेम्परेचर क्लियर हो गया पहले सबको। अब यहीं पे अगर प्रेशर की स्केल्स मेंशन करूं तो देखो, प्रेशर मेजर करने के हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं
उसको बोलते हैं बैरोमीटर। So for the measurement of pressure, we use a device barometer. अभी इसका भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको साथ में। So barometer is a device जिससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। तो इस डिवाइस में क्या होता है कि एक टब में मरकरी फिल करते हैं और उसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करके प्लेस करते हैं जिसमें मरकरी फिल्ड होती है। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। तो ये हमने मरकरी फिल कर रखी है और इस मरकरी कॉलम में जो हाइट आती है दिस कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर। ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे वैक्यूम होता है जिसमें कोई भी प्रेशर नहीं फिल्ड होता है, कोई भी गैस नहीं हो सकती। सो टॉप पे वैक्यूम होता है और इसमें मरकरी की हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर होती है। तो हम लोग 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर लिखते हैं। ये हमारा मेजरमेंट है। ठीक है, अब यहीं पे अगर 1 बार रिपोर्ट करना होता है तो चूंकि 76 ऐसा नंबर है जिसको कैलकुलेट करने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होती है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा और 1 बार की जगह हम लोग 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कर देते हैं। अब आपको समझ आएगा कि हमने 1 बार क्यों चेंज किया था। अंदर मरकरी होती है कि इस टब के अंदर मरकरी होती है कि इस टब के अंदर मरकरी होती है कि इस रॉड के अंदर? बेटा पूरा जो ब्लैक करके बना है ना वो सब मरकरी है। टब से लेके ट्यूब तक पूरा मरकरी फिल्ड है। नहीं सर, तो फिर मैं ट्यूब के अंदर मरकरी है कि टब में मरकरी होती है? मरकरी राइस करी की होगी वो। बेटा यही तो बोल रहा हूँ कि मरकरी और टब दोनों में वही, दोनों ही केस में ये ट्यूब है वो भी मरकरी है। हमने मरकरी फिल कर रखी है। टब जो नीचे है उसमें भी मरकरी है और जो ट्यूब है उसमें भी मरकरी है। अभी तो मरकरी की हाइट लिख रहे हैं 76 सेंटीमीटर। अभी समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले आप प्रोसेस समझ लो। So 1 atmosphere is considered as 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, जैसे को 760 मिलीमीटर भी लिखते हैं। और 1 बार जो है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 750 मिलीमीटर भी लिखते हैं। दोनों बातें, अगर आपको मिलीमीटर में से यू कन्वर्ट करके लिखना है तो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज 1 atmosphere is 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट और 1 बार लिखेंगे तो ये 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट होगा। ठीक है, आप देखो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट है इसकी, ये जो ओपन सरफेस है यहाँ पे तो एयर अपना प्रेशर अप्लाई कर रही है जिसको हम लोग 1 atm बोलते हैं। और इसमें जो मरकरी का पूरा एक लेवल है, दिस इज 1 कंप्लीट लेवल ऑफ द मरकरी। तो मरकरी के एक लेवल पे प्रेशर जो लेवल है, यहाँ जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अगर लेवल पे प्रेशर अलग अलग रहता तो लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो मरकरी का पूरा एक लेवल है, तो जितना प्रेशर एयर 1 atm लगा रही है उतना ही प्रेशर ये मरकरी लगा रही है। इसीलिए मैं 1 एटमॉस्फेयर को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर के इक्वल लिखा हूं।
समझ आया कॉन्सेप्ट? जो मरकरी टब है उसमें एयर बाहर से प्रेशर लगा रही है, और जो ट्यूब हमने इन्वर्ट करके मरकरी टब में रखी हुई है उसके ऊपर वैक्यूम है, तो उसका तो प्रेशर होगा नहीं। तो जो मरकरी की हाइट है केवल उसी की वजह से प्रेशर आएगा। तो मरकरी हाइट जितना प्रेशर अप्लाई कर रही है उतना ही प्रेशर एयर अप्लाई कर रही है, तो उसी को हम लोग 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर लिखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब तो समझते हो ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि हमारे ऊपर जितनी एयर है वो अपने मास की वजह से हमारे ऊपर पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जितना प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एयर के वेट की वजह से जो हम प्रेशर फील करते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है मरकरी कॉलम पे वो 1 atm है, और जो मरकरी कॉलम है प्रेशर अप्लाई कर रहा है उस पॉइंट पे वो 76 सेंटीमीटर मरकरी है। तो मरकरी का प्रेशर 1 atm के इक्वल है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। कैलकुलेशन करने में 76 सेंटीमीटर बार-बार परेशान करता है, तो उसलिए उसको स्टैंडर्ड यूनिट से चेंज करके 1 बार यूनिट बना दी गई, व्हिच इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। सर पास्कल में कितना होता है फिर? अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले इतना समझ गया? आप देखो इस चीज को हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट क्या करना है कि अब आपको ये जो हाइट ऑफ द मरकरी का प्रेशर है इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो मैं समझाता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने एक लिक्विड कॉलम लिया, लेट्स से दिस इज अ लिक्विड कॉलम जिसमें यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी हाइट हमारे पास h है, ठीक है। और ये जो कॉलम है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास वो लेट्स से a है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी जो है हमारे पास वो d kg पर मीटर क्यूब है। एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर में गिवन है, और हाइट जो है वो मीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो अब अगर आपको इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इतना तो समझते हो ना? पहले इतना तो मालूम है सबको, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख लो अगर सिंपल टर्म में लिखना तो h हाइट की वजह से कितना प्रेशर नीचे बिल्डअप हो रहा है ये निकालना है हमको। तो पहले आप उस h हाइट की वजह से जो फोर्स बनेगा वो उसका वेट होगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, हम पहले सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख रहे हैं। So volume of cylinder will be height into area of cross section, इतने मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। अब आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर इस सब्सटेंस का मास निकालना है तो डेंसिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हो, तो h इंटू डी इंटू ए, इतने केजी मास हो गया। अब इस मास की वजह से जो वेट लगेगा दैट इज फोर्स। तो प्रेशर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? h डी ए इंटू जी। तो मास कितना होता है? अगर वेट लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा? mg। अब इस मास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दो, तो ये आपका प्रेशर बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको हम लोग सीधे से क्या लिखेंगे? h डी जी। तो अगर किसी भी लिक्विड हाइट की वजह से प्रेशर लिखना पड़ेगा तो दैट विल बी h डी जी, height into density of the liquid into g। यहाँ तक ओके? अब आप जो 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट है उसकी वजह से प्रेशर कैलकुलेट करो, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्केल में आ जाएगा। So what is the density of mercury? अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी हम लोग लिखेंगे 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube। अप्रोक्सीमेट लिखना है तो ये लिख लो, अदरवाइज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखता हूँ।
अगर ऐसा यूनिट में लिखना है तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या सीजीएस यूनिट में लिखना है तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अब अगर हमें 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट के प्रेशर निकालना है, तो हमारा प्रेशर होगा 76 इंटू 10⁻² मीटर्स, डेंसिटी हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और वैल्यू ऑफ जी 9.8 या 10 ले लो अगर जल्दी कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई करो और फिर प्रेशर बताओ कितना है। वन 10336 तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। और एक डिजिट आगे लिखना है तो 3 लिख लो, अदरवाइज हम लोग कॉमनली 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से काम चला लेते हैं। अगर बहुत प्रिसाइजली सॉल्व करना है तो 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। अब यही काम अगर आप 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के लिए निकालोगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि जो 1 ATM होगा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका अगला कन्वर्जन आ गया। सॉल्विंग के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आईआईटी पेपर में क्वेश्चंस को थोड़ा टेक्निकल कर सकते हैं, और तो ये सारी पोर्शन फिजिक्स में सिखाया जाएगा तो इसलिए ऐसा कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्विंग नहीं करना चाहते तो आप सीधे रिजल्ट भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने पहला रिजल्ट बताया 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दूसरा रिजल्ट बताया 1 बार इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तीसरा रिजल्ट बताया 1 ATM इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी यहीं से अगर हम 1 बार सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेते हैं तो वहां से अगर प्रेशर सॉल्व करोगे तो 75 इंटू 10⁻² इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, तो ये वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। सो कैलकुलेशन बिकम्स लिटिल इजियर, इसलिए हम लोग उसको स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज करते हैं। सो 1 बार इज एक्चुअली 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इससे अगर आप 1 बार और ATM रिलेट करेंगे तो 1 बार इज 0.987 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 बार। दो और रिजल्ट हो गए। तो हम लोग केमिस्ट्री में कॉमन यूनिट जो यूज करेंगे वो या तो एटमॉस्फेयर होगी या बार होगी। ऐसा ही स्केल कभी यूज करना पड़ेगा तो वी यूज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 बार इज 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर स्केल क्लियर। इसके बाद बस लास्ट में वॉल्यूम स्केल लिख लीजिए। वॉल्यूम के केस में हमारे पास 1 मीटर क्यूब जो होता है इसको हम लोग 1000 लीटर्स के इक्वल लिखेंगे, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1 ml हो जाएगा, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर हो जाएगा। ये कॉमन यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए। And with this we'll stop our lecture. यहीं तक करना है हमें भी। इसके बाद इसके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अभी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।